हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट में जो मैथ्स पेडागोजी आते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस भी होंगे और ये टॉपिक भी होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देरी ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात एक बात आपको बता दें हम कि जिन मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया है वो इस बार पक्का क्लियर कर लें, क्योंकि TRE 4 भी आने वाला है और जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे यूपी में भी नेक्स्ट ईयर जो है आने वाले साल में जो है आपको सुपर टेट भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बात यह है कि जो 1-2 नंबर से जिन मेरे भाई बहन का रह गया है वो जो है अपना निकाल लें सीटेट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, एक बात कि मेरे वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, लास्ट तक वीडियो देखें। और इतना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होंगे ना कि आप जब एग्ज़ाम दे करके जब आइएगा तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा कि मेरे वीडियो से कितनी बेनिफिट आपको होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं कि गणित की प्रकृति की कैसी होती है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की जो है, गणित के पास क्या होता है कि अपना चिन्ह होता है और अपना शब्द और भाषा का समुच्चय है। ये प्रश्न पूछा गया था कि गणित के पास अपना क्या होता है, तो चिन्ह, शब्द, भाषा का समुच्चय होता है। मैथ में, गणित भाषा के प्रमुख कितने अंग हैं ये भी पूछा गया था। तो गणित भाषा के प्रमुख जो है 5 अंग बताए गए हैं। जैसे कि आपको फ्रेंड्स देखते होंगे, आपने जब मैथ सॉल्व करते हैं तो पद भी मिलता होगा, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। इनके बिना जो है हम गणित को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता लगेगा किसी भी सवाल को देख करके इसमें हमको क्या करना है। तो प्रत्येक जो है हर सवाल के तो इसके 5 अंग होते हैं, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों में से जो है एक तो पूछ ही लेता है कि इसमें से कौन से जो है गणित के अंग है और कौन इसमें नहीं है। तो इसलिए ये पांचों याद करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या कह रहा है, गणित की प्रकृति की अवधारणाएं कैसी होती हैं, अमूर्त अवस्था में होती है। ये पूछा गया है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्या होती है, अमूर्त होती है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे कि गणित की प्रकृति जो है पदानुक्रमिक होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, गणित की प्रकृति पदानुक्रमित होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि यहाँ पे चौथा है पॉइंट कि गणित क्या होती है, श्रेणीबद्ध प्रकृति की होती है। जैसे कि अगर हम 1 2 3 4, ये क्या है, श्रेणी में एक क्रम में चलता है, श्रेणीबद्ध प्रकृति की होती है। अब यहाँ आते हैं हम पांचवा की गणित की जो प्रकृति कैसी होती है, लॉजिकल होती है, लॉजिक होती है, तार्किक होती है। तो गणित क्या है, तार्किक विचारों का विज्ञान है। ये आपसे पूछा गया था कि गणित क्या है, तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित की प्रकृति क्या होती है, तार्किक होती है। और गणित की प्रकृति पदानुक्रमिक होती है, श्रेणीबद्ध प्रकृति होती है गणित, और अमूर्त अवस्था में होती है। गणित की अवधारणाएं और गणित का जो मैथ का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, अमूर्त अवस्था में होता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको जो मैथमेटिक्स का जो नेचर है, गणित का नेचर है, जो प्रकृति है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है। नेचर ऑफ कंसेप्ट के बारे में हम जान लें कि अवधारणाएं जो कंसेप्ट क्या होती हैं, रैखिक नहीं होती हैं। अवधारणाएं जो कंसेप्ट हैं वो जटिल जाल तंत्र से बनी हैं, जो है बनती है। यहाँ पे तीसरा है कि अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती है। निगमनात्मक मतलब कि नियम पर आधारित होती है। आपने जो है या आयत पढ़िए, वर्ग पढ़िए, या फिर फ्रेंड्स कुछ भी पढ़िए, आप घन पढ़िए, घनाभ पढ़िए, गोल गोला, कुछ भी पढ़िए आप मैथ में, बिना नियम के आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। निगमनात्मक तर्क पर जो है मैथ की जो अवधारणाएं हैं, जो नेचर है कंसेप्ट का मैथ का, वो इसी पर डिपेंड होता है। बिना निगमनात्मक तर्क के आधार पर गणित नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम चौथा पॉइंट है कि गणितीय विचार के लिए विशेष शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, गणित के जो विचार है ना, उनके लिए हम विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के प्रकृति के में संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चंस में नहीं मिला उस पे प्यारा से एक सर्कल बना लीजिए ताकि वो हाईलाइट हो जाए, या नहीं तो फिर अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपकी नज़र बार बार उस पे पड़े और आपको ये जहन में आए कि ये नहीं निगेटिव क्वेश्चंस पूछा है। नहीं तो फ्रेंड्स एग्जाम में अधिकतर ये आदमी कंफ्यूजन कर देते हैं, स्टूडेंट गलत हो जाता है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है कि इसकी प्रकृति क्या होती है, पदानुक्रमिक होती है, यहाँ पे नहीं पूछा है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, यह विज्ञान की तरह है जो अवलोकन पर आधारित होता है, यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक होता है, तो जी बिल्कुल गणित की जो प्रकृति होती है वो पदानुक्रमिक होती है। गणित की अवधारणाओं की प्रकृति आपको बताया है ऊपर की अमूर्त होती है। यह विज्ञान की तरह है जो अवलोकन पर आधारित होता है, जी बिल्कुल नहीं, यह विज्ञान की तरह नहीं है कि अवलोकन पर ही आधारित रहे, यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा 3 तो सही है, लेकिन एक क्या है जो गणित के संदर्भ में, जो गणित का प्रकृति के संदर्भ में है वो ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है कि गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ हमारा सी ही जो कि नहीं है, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक और आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है फ्रेंड्स हमारे माध्यम से। गणित को पढ़ने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी हैं, रणनीतियां हैं, क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती है। कार्यविधिक समझ में, संकल्पनात्मक समझ में, उपयोग आधारित समझ में, तथ्यात्मक समझ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जो गणित को पढ़ने के लिए खेल और पहेलियां कैसी हैं ये गणित में, तो इसमें ये किसको बढ़ावा देती हैं, तो ये फ्रेंड्स देती हैं हमें संकल्पनात्मक समझ को देती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। फ्रेंड्स एक बात आपको बता दें कि अगर किसी भी पेडागोजी हो, अगर आपको हिंदी में दिया हो कविता या फिर जो है पाठ्य के माध्यम से या फिर बाल कविता के माध्यम से, वो पॉजिटिव होता है, वो पक्का ही वो जो ऑप्शन होता है ना 99% समझिए फ्रेंड्स कि वो करेक्ट होता है। अब आते हैं हम, अगर यहाँ पे अगर मैथ में देखा जाए कि पहेलियाँ आ जाए और फिर उसके जो है कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को हम सिखा रहे हैं, तो वो भी क्या होता है कि करेक्ट होता है। तो यहाँ पे संकल्पनात्मक समझ को ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होता है। अब आते हैं हम थोड़ा सा चाइल्ड सेंटर्ड क्लास की बात कर लेते हैं। बाल केंद्रित कक्षा क्या होती है, तो छात्रों की बाल केंद्रित कक्षा का मतलब ही होता है कि जो है हम बालक को केंद्र में रख के हम बच्चे को पढ़ाते हैं, वही होता है हमें बाल केंद्रित कक्षा। छात्रों की क्षमता और रुचियों और योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे है दूसरा कि अनुभवात्मक अधिगम होता है, अध्यापक सुविधादाता होता है और यह अवलोकन और अन्वेषण पर बल देता है। यहाँ पे यह है कि छात्रों की क्षमता, जैसे कि बच्चों की हम रुचियों को जानते हैं, उनकी क्षमता को जानते हैं, उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही हम बच्चे को पढ़ाते हैं। अनुभवात्मक अधिगम का मतलब हुआ कि जो बच्चे के अंदर जो अनुभव है, जो बच्चे के पास है, उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को क्या करेंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। तीसरा है यहाँ पे कि अध्यापक सुविधादाता। अध्यापक का काम क्या है, इसमें सुविधादाता का है। ये नहीं कि खूब सख्ती करे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं ये करके आए हो, क्यों क्या करते हो, बिल्कुल नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बच्चे से बिल्कुल नहीं करना है। अध्यापक का काम ही है बच्चे को जो है सुविधा देना, सुविधादाता के रूप में उसके साथ व्यवहार करना और उसको जो है अच्छे से अवलोकन करना। और यहाँ है अवलोकन और अन्वेषण पर बल देना, जैसे कि खोज पर बल देना है, अवलोकन पर बल देना है यहाँ पे। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होता है जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनते हैं, जो कि हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें कि गणित में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या है, अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। बी है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर हर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है। शिक्षक शिक्षार्थियों के निजी अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त संलग्न है। शिक्षक श्यामपट्ट पर हर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थियों को कलन विधि समझा रहा है। तो यहाँ पे आपको
विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के बारे में बताते हैं कि कौन सा उदाहरण महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ये विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर हर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है। बच्चे को जो हर समस्या वो हल नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, एलिमिनेट करना जान जाइए फ्रेंड्स, आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ है शिक्षक शिक्षार्थी के निजी अनुभव। देखिए यहाँ पे उसके निजी अनुभव की बात हो रही है। उनकी गणितीय समझ के निर्माण के हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त यानी कि संलग्न है। तो ये देखिए शिक्षक का ये काम है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में यही महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को कैसे टीच करना चाहिए। यहाँ पे उसके बालक के जो बच्चा है उसके निजी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उसके जो है समझ को और उसके निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ संलग्न रहता है जो शिक्षक, वो तो हमारा ऑप्शन नंबर यहीं पे सी करेक्ट होगा। बाकी तीनों ही ये क्या हुए फ्रेंड्स हमारे गलत होंगे। ये विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का उदाहरण नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अब क्या है यहाँ पे, गतिविधि आधारित कक्षा, एक्टिविटी सेंटर्ड क्लास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स में ही नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे है कि बच्चा अधिगम का केंद्र है, बिल्कुल। स्व अधिगम क्षमता का विकास, खोजी क्षमता एवं स्वयं के ज्ञान के मूल्यांकन पर बल देना है। अमूर्त धारणा को समझने में मूर्त अनुभव देता है। अर्थपूर्ण समस्या को सुलझाने को प्रोत्साहित करता है। तो गतिविधि आधारित कक्षा क्या होती है, जब बच्चा एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी करके अगर कुछ सीखता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिगम जो क्या होता है, बच्चे का एक अधिगम केंद्र होता है गतिविधि आधारित कक्षा। स्व अधिगम, जो बच्चा अगर अपने आप से स्व अधिगम करता है, स्वयं का सेल्फ स्टडी करता है अगर अपने मन से, तो उस क्षमता का भी विकास होता है। खोजी क्षमता, जैसे कि वो कुछ खोज रहा है, स्वयं के ज्ञान को खुद को मूल्यांकन कर रहा है। जैसे कि अगर कोई कुछ लिखता है, कुछ नोट्स या मान लीजिए कुछ बनाता है अगर, तो उसके बारे में वो स्वयं को बनाने के बाद से सोचता है क्या मैं जो बनाया हूँ वो सही है कि नहीं है। तो ये होता है कि वो जो है अपने ज्ञान को स्वयं को जो है मूल्यांकन करता है, खुद मूल्यांकन करता है अपने ज्ञान को। अमूर्त धारणा को समझने में मूर्त अनुभव देता है, बिल्कुल सही बात है। और जो अर्थपूर्ण समस्या होती है, जो भी समस्या होती है उसको सुलझाने के लिए खुद प्रोत्साहित करता है, वो खुद प्रोत्साहन रहता है वो। तो गतिविधि आधारित कक्षा से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बच्चे के लिए, तो इसीलिए एक्टिविटी सेंटर्ड क्लास अति महत्वपूर्ण होता है। इसके से रिलेटेड फ्रेंड्स हम कुछ जो है यहाँ पे क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष के अनुभव गणित की संरचना और प्रतीकात्मक संकेत गणित के प्रति भय उत्पन्न करते हैं। गणित में सफल होने के लिए आवश्यक है, गणित सीखने के आधार हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कक्षा कक्ष के अनुभव गणित के जो संरचना है और जो प्रतीकात्मक संकेत हैं वो क्या करते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। तो गणित के प्रति भय उत्पन्न करते हैं, कि गणित में सफल होने के लिए आवश्यक है, कि गणित सीखने के आधार है। तो ये फ्रेंड्स गणित सीखने के आधार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, ये भी होता है। आकलन की पद्धतियां एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणितीय भाषा, ये भी होता है। अधिगमकर्ताओं को गणितीय अक्षमताएं, जी बिल्कुल, जो अक्षमताएं होती हैं अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, ये जो है भय के कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे बेहद पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, आजकल सीटेट ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑप्शन, रचनावादी कक्षा की विशेषता क्या है। शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं। जब बच्चों को मदद किया जाएगा
उनके खोजबीन करने में, तो फिर वो रचनावादी कक्षा नहीं रह जाएगा। बच्चों के पास अभ्यास करने की पर्याप्त अवसर, जी अवसर तो बिल्कुल देना चाहिए, ऐसे ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। और ऐसे भी आप फ्रेंड्स व्यवहारिक रूप में भी आप देखें, जितनी जिस किसी भी चीज़ को, जो भी जिस फील्ड में रहता है, उसको जितना पर्याप्त टाइम, मोटिवेशन और अवसर मिलता है, वो उतना ही उस फील्ड में बेहतर करने का प्रयास करता है। तो यही होता है कि बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। रचनावादी कक्षा की हम विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अब दूसरा यहाँ देखिए कि बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। जब हम अवसर उसको देंगे तो बच्चे आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान तो करेंगे ही। शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और अब बच्चे क्या करते हैं, अपनी बात स्वतंत्रता रूप से बिल्कुल फ्री बच्चे जो है शिक्षक के सामने बताते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी, सी और डी, कहने का मतलब ये 1 है, 2 है, यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है। तो 2 3 4, बी सी डी, 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी रचनावादी कक्षा के में ही बात कर रहा है। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य है, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना। यहाँ है वे किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है, ये हम आपको क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। फ्रेंड्स आपको हम क्वेश्चंस एक बार और पढ़ दे रहे हैं कि रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य क्या होता है। आपको इसमें उद्देश्य बताना है कि बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना होता है, कि सीखने में उनकी मदद करना, या वे किस तरह सोच रहे हैं उनको समझने में शिक्षक की मदद करना, या बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है फ्रेंड्स। जिन जिन लोगों का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उनके वीडियो में हम नाम लेकर के बताएंगे कि ये हमारे दोस्त जो है, ये हमारे प्यारे भाई बहन जो है हमारे क्वेश्चंस का उत्तर अच्छे से दिए हैं। आपको बताना है ज़रूर फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।